नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार। कौन कहता है कि टाटा हमारे बीच में नहीं है। टाटा को अगर आप अपने घर के आंगन में देखोगे कि तो किसी कोने में पाओगे। टाटा आपको नमक की पन्नी पर मिलेंगे, टाटा आपको चाय पत्ती की पन्नियों पर मिलेंगे, टाटा आपके घर में पड़े सरिये के टुकड़े पर मिलेंगे और टाटा आपके दिलों में मिलेंगे। आज भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के अध्यक्ष रतन टाटा का निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इनके अगुवाई में टाटा इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा लाभ, लगभग 50% लाभ कमाए। टाटा ग्रुप ने इनकी ही अध्यक्षता में सबसे सस्ती कार लॉन्च किया था और अभी हाल ही में टाटा इंडस्ट्री ने एयर इंडिगो को 18,000 करोड़ की कैश में ख़रीद लिया था, जो कि घाटे में चल रही थी एयर इंडिगो। टाटा को, रतन टाटा जी को सादगी बहुत पसंद था। कहा जाता है कि वे मुंबई के एक छोटे से घर में रहते थे और ये तो कहा जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पूरे टाटा हब, टाटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, आज टाटा का कोई गाड़ी ले लेता है, 4 चक्का ले लेता है तो गाना बजा कर चलता है, लेकिन जो उस गाड़ी का पूरा हब था, उसका पहनाव ओढ़ाव, ये सब रहन सहन देखेंगे तो उस तरीके से बहुत ही नॉर्मली था। 28 दिसंबर 1937 यानी आज़ादी से कुछ साल पहले ही इनका जन्म हुआ था। 10 साल पहले, 47 में हमें आज़ादी मिली, उसके 10 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था। इनके नवल टाटा और सोनू टाटा के यहाँ इनका जन्म हुआ था, लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता अलग हो गए थे और इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। ये जमशेद जी नसरवान जी के दादा भाई टाटा के जो है परपोते थे। रतन टाटा की शादी को लेकर समाज में बहुत सी धारणाएं हैं कि इन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि रतन टाटा साहब की शादी होते होते 4 बार शादी होते होते टूट गई। 4 बार शादी होते होते टूट गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि अमेरिका में इनकी शादी होने ही वाली थी, इनकी दादी ने इन्हें फ़ोन करके वापस बुला लिया और 1962 का युद्ध, भारत और चाइना का 1962 का युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण ये फिर से अमेरिका जा नहीं पाए और इनकी जो जिससे शादी हो रही थी उसकी शादी किसी और से हो गई, जिससे इनकी शादी ख़त्म हो गई। और रतन टाटा की हम बात करें तो रतन टाटा का नेचर कैसा था, तो उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो बातें बहुत कम करते थे। खासकर वो सक्सेस स्टोरी पढ़ा करते थे। उन्हें पुराने गाने सुनना बहुत पसंद था। उन्हें कारों का भी बहुत शौक़ था। उन्हें नई और पुरानी कारें बहुत पसंद थी। रतन टाटा की जिन बात करें तो रतन टाटा का नेचर कैसा था, तो उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वो बातें बहुत कम करते थे। खासकर वो सक्सेस स्टोरी पढ़ा करते थे। उन्हें पुराने गाने सुनना बहुत पसंद था। उन्हें कारों का भी बहुत शौक़ था। उन्हें नई और पुरानी कारें बहुत पसंद थी। रतन टाटा की ज़िंदगी के हम 3 किस्सों का वर्णन आपके बीच में करना चाहते हैं, जिसको सुनकर आप भी काफ़ी सीख लेंगे रतन टाटा से। बात है 1998 को। रतन टाटा की मोटर कंपनी ने भारत में पहली स्वदेशी कार बनाई थी, जिसका नाम था टाटा इंडिका। लेकिन ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन ये सफलता नहीं मिली। 1999 में इसे बेचने का फैसला लिए और इसको ख़रीदने के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का ये फैसला लेते हैं। उस समय फोर्ड के मैनेजर बिल थे। उन्होंने जब भारत आए तो उन्होंने इनसे कहा कि साहब, अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं था, इतना अनुभव नहीं था, तो आप काहे को ऐसा बिजनेस शुरू कर लिए। ठीक है, हम आपका बिजनेस ख़रीद लेते हैं, लेकिन एक प्रकार से हम आपके ऊपर एहसान करते हैं। जब ये बात रतन टाटा ने सुना ना, तो रतन टाटा ने कहा कि ऐसा है कि हम अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। और जैसे तैसे करके उसे रतन टाटा ने फिर से शुरू किया और फिर समय बीता। जो फोर्ड कंपनी थी, 8 साल बाद 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालिया हो गई अमेरिका की, और रतन टाटा ने उस पूरी कंपनी को ख़रीद लिए $2.3 बिलियन में। और रतन टाटा के विषय में एक बहुत ही फेमस किस्सा ये भी है कि रतन टाटा एक बार मुंबई में
एक परिवार के 4 लोगों को बाइक पर जाते हुए और बड़ी तेज़ी के साथ बारिश हो रही तो उसमें भीगते हुए देखे। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो गरीबों के लिए, गरीब भी एफर्ट कर सके, मिडिल फैमिली भी एफर्ट कर सके, कम से कम ले सके। और अपने इंजीनियरों को बुलाकर उन्होंने कहा कि एक ऐसी कार बनाइए जो लाख रुपए जिसकी कीमत हो। और भारत की सबसे कम कीमत की कार के इतिहास में नैनो कार है, जिसे रतन टाटा ने बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल कराई, लेकिन बाद में ये लोगों को पसंद नहीं आई तो 2020 में इसका एडिक्शन बंद करना पड़ा। टाटा के कुछ सुविचार भी थे जो अपने जीवन में भी अप्लाई करते थे, और अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मैं मानता हूँ कि बेहद अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति और इतना सफल व्यक्ति, उनका कुछ स्टेटमेंट था। उनका एक स्टेटमेंट था कि लोग अगर आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें लीजिए, अगर आपके ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं तो उन्हें लीजिए और उसका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कीजिए, यानी आप उसका उपयोग महल बनाने के लिए कीजिए। और उनका दूसरा स्टेटमेंट ये था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं निर्णय सही लेता हूँ। तो उन्होंने लिखा कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसे सही साबित करता हूँ। और उनका एक तीसरा स्टेटमेंट भी था कि धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि वे सफलता की आधारशिला होती हैं। और उनका बहुत ही लोकप्रिय विचार एक स्टेटमेंट ये भी था कि सबसे बड़ा जोखिम है कि जोखिम ही नहीं उठाना। ये जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कि जोखिम ही ना उठाएं आप। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कि जोखिम ही नहीं उठाना। तेज़ी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है जो नाकाम बना सकती है, यानी अगर आप जोखिम नहीं उठाएंगे कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको नाकाम बना सकती है। अब ये सवाल है कि रतन टाटा आज हमारे बीच में नहीं है, अब इनके उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो इनके जो सबसे नज़दीक और सबसे मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में हैं इनके सौतेले भाई हैं, जिनका, लेकिन इस समय टाटा एंड सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन। लेकिन इसके बाद जो इनके सबसे करीबी और सबसे मजबूत उत्तराधिकारी होंगे वो हैं इनके सौतेले भाई, जिनका नाम है नोएल टाटा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। हम रतन टाटा के विषय में भी बहुत सारी जानकारी हम आपको बीच में लाएंगे, और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।